बच्चों लास्ट क्लास में हमने जीपी के एन टर्म्स का सम फाइंड करना सीखा था। आज उसी से आगे हम बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, उसका सम फाइंड करना आज हम सीखेंगे। बच्चों दुनिया में दो तरीके की सीक्वेंसेज होती हैं, एक होती है कन्वर्जेंट और एक होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट वो होती है बच्चों जिसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं टर्म्स में, तो टर्म्स का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसे सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। दूसरी डाइवर्जेंट होती है जिसमें वैल्यू बढ़ता जाता है। तो बच्चों इनफाइनाइट सीरीज में सिर्फ जो हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होती हैं, जो कन्वर्जेंट होती हैं, उन्हीं का हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। डाइवर्जेंट का ठीक से नहीं फाइंड कर सकते हो। डाइवर्जेंट का यदि सम आता भी है तो वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है। तो देखिएगा हमने सीखा क्या था। हमने ये सीखा था बच्चों लास्ट क्लास में कि एक हमारा जीपी है ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, मतलब एन टर्म्स तक का इसका जो सम था वो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर था बच्चों। अब बच्चों हम आपको बता रहे थे सीरीज दो तरीके की है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा फीलिंग आप याद रखो भाई। इसमें आप देखिए जो a है वो तो a ही है, चेंज कौन हो रहा है, आर में चेंज हो रहा है। यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर क्यूब है। तो बच्चों इसमें आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, या कहो जो आर है उसका मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो पहले वाले से छोटा आएगा। जैसे मैंने आर का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ a है तो यहाँ a/2, यहाँ a/4, तो कम होता जा रहा है, तो फिर ये बनेगा कन्वर्जेंट, तभी इसका सम निकाला जा सकता है। तो भाई इनफाइनाइट जीपी का सम कब निकालना पॉसिबल है, जब मोड आर लेस देन 1 होगा, मतलब कि जो हमारा कॉमन रेशो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। और बच्चों यदि मोड आर लेस देन 1 है और n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हो रहे हैं, तो r की पावर n 0 को टेंस कर जाएगा। हम जानते हैं इतना, थोड़ा लिमिट से हम लोग जानते हैं। यदि नहीं पढ़ा तो लिमिट नहीं भी पढ़ा है तो भी आप सिंपल ऐसे ही समझ सकते हैं। बच्चों जब बेस 1 से छोटा होता है, बेस 1 से छोटा होता है, तो जैसे हम पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। और पावर यदि बहुत ज्यादा बड़ी कर दोगे तो वैल्यू बहुत छोटा, मतलब कि 0 हो जाएगा। आप एक एग्जांपल 1/2 लेके उसकी पावर बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। तो ये r की पावर n किसको टेंस कर गया बच्चों, 0 को टेंस कर गया, तो सम फिर क्या कहलाएगा, सम होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं s इन्फिनिटी। तो इसमें यहां r की पावर n को क्या रख देना है, 0 रख देना। r की पावर n को 0 रखा तो न्यूमरेटर में तो सिर्फ a बचा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस r, डिनोमिनेटर में 1 माइनस r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आ गया बच्चों, a अपॉन 1 माइनस r। बस कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है, मोड r इज लेस देन 1। जब मोड r लेस देन 1 होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। मोड r ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा बच्चों। फिर एक्चुअली में वो कन्वर्जेंट सीरीज ही नहीं रहेगी, वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है ना। तो याद कर लिया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस r। अब आइए इससे हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इस सीरीज का आपको सम फाइंड करना है बच्चों। तो ध्यान से आप देखिएगा, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट जीपी है। a का वैल्यू 1/2, r का वैल्यू 1/2, तो सम क्या आएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला ये रहा, a अपॉन 1 माइनस r। a का वैल्यू 1/2 है, r का वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, भाई 1/2 तो 1/2 है, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 अपॉन 1/2 कितना आ गया,
1/2 अपॉन 1/2 आ गया बच्चों 1। तो इस सीरीज का सम बच्चों 1 आ गया है। एक क्वेश्चन बच्चों के मन में हमेशा उठता है जब वो सीख जाते हैं, हो सकता है अभी तो आपके दिमाग में कुछ भी ना आ रहा हो, जब वो सीख जाते हैं इनफाइनाइट जीपी तब उनके मन में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो हम सम निकालते हैं ये वाले फॉर्मूले से, हमने कहा इस सीरीज का इन्फिनिटी तक सम निकालोगे तो 1 आएगा, ये एग्जैक्ट 1 ही आ रहा है या अप्रोक्स 1 होता है, ये एग्जैक्ट 1 होता है या अप्रोक्स 1 होता है, ये कई बार बच्चों के मन में सवाल आता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ये एग्जैक्ट होता है या अप्रोक्स होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये बच्चों हमने एक स्क्वायर टाइप का कुछ बना दिया है, ठीक है। ये हमने केक बना दिया, केक समझते हो ना अभी, एक केक बना दिया है स्क्वायर के फॉर्म में। आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, इसका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बच्चों ये जो केक है ये 2 बच्चों के बीच में है, उनमें एक बच्चा तो बेचारा सीधा साधा है, थोड़ा सा खाता है, और दूसरा बच्चा कितना भी खा लेता है, ठीक है नहीं। तो जो थोड़ा खाता है बच्चा वो पहले कहता है भी थोड़ा सा मुझे दे देना, बाकी जो बचेगा ना उसे तू खा लेना। तो पहले वाला बच्चा उससे मांग रहा है भी ये जो टोटल है इसमें से मुझे कितना चाहिए। देखिए कैसे वो मांग रहा है, वो कह रहा है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो टोटल है उसका आधा मुझे दे दे, जो टोटल है उसका आधा मुझे दे दे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं, इसमें तो बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आधा दे दिया, ये वाला आधा दे दिया मुझे, उसके बाद जो तेरे पास बचा उसका भी आधा दे दे। बात सब पकड़ में आएगी नहीं आएगी, ये पूरा केक है। पहले वाला बच्चा कह रहा है जो पूरा केक है उसका आधा मुझे दे दे, उसके बाद जो बचेगा तेरे पास उसमें से भी आधा मुझे दे दे, उसके बाद जो बचेगा तेरे पास उसमें से भी आधा मुझे दे दे, फिर जो बचेगा उसमें से भी आधा मुझे दे दे, फिर जो बचेगा उसमें से भी आधा मुझे दे दे, फिर जो बचेगा उसमें से भी आधा मुझे दे दे, और इसी तरीके से देता जा देता जा देता जा, और जो बच जाए उसे तू खा जा। ठीक है भी, इस तरीके की बात करी है। तो आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ कि जो पहले वाला बच्चा है जो ये आधा आधा ले रहा है उसको वास्तव में कितना केक मिलने वाला है। प्रैक्टिकली सोचना है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली। मैंने प्रैक्टिकली कैसे सोचोगे, बच्चा समझ नहीं पा रहा प्रैक्टिकली क्या सोचना है, वो सोच रहा है क्या लैब में जाके प्रैक्टिकल करना है क्या, या केक लाके काटना है ना। अरे ना वो नहीं करना है, थोड़ा सोचना है बस। आप ये सोचिए आप सेकंड वाले बच्चे हैं, एक तो फर्स्ट बच्चा है जो मांगे जा रहा है, अब सेकंड वाले बच्चे हैं जो दिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए ऐसे वो आपसे मांग रहा है तो आप उसको कितना दे दोगे और अपने पास कितना बचाओगे, ये आप सोच के बताइए। आप में से मैक्सिमम के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि भी मान लो ये 1 kg वाला केक था, तो पहले तो ठीक है आधा में 500 ग्राम बचा या 250 ग्राम बचा, 125 ग्राम बचा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या ही होगा, 5-7 बार देने के बाद ही थोड़ा सा बचेगा, 1-2 ग्राम बचेगा। तो आप क्या कहने वाले हैं कि भाई ये थोड़ा सा बचा, इसे पूरा तू ही रख ले, अब आधा आधे की चक्कर छोड़, इसे पूरा तू ही रख ले। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको पूरा ही दे दिया। आप तो बहुत जल्दी दे दिया, बड़े दानी किस्म के बच्चे हो ना, तो आपने तो बड़ी जल्दी उसको दे दिया। मुश्किल से आप 10 बार भी नहीं लगाओगे, जैसे वो 10 बार मांगेगा आप उसको दे दोगे। ठीक है ना। लेकिन ये थ्योरेटिकली इसको देखते हैं, तो थ्योरेटिकली क्या मतलब है भाई, थ्योरेटिकली ये टोटल एक केक था, उसमें से पहले आपने उसको कितना दिया, आधा दिया। आधा का मतलब 1/2। फिर आपने उसको क्या दिया, जो आधा बचा था उसका भी आधा दिया। आधे का आधा कितना होता है, 1/4। फिर आपने उसको दिया 1/4। फिर उसका जो आधा था वो दिया 1/8, फिर 1/16। ऐसे ऐसे बच्चों आपने दिया। ठीक है नहीं। अब देखो थ्योरेटिकली क्या मतलब है इसका, कि आप इसको बांटते रहिए। कब तक बांटते रहिए, जब तक कि ये पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। पहले तो भैया ये फिजिकल फॉर्म में खत्म हो जाएगा,
बिल्कुल छोटा छोटा सा जब रह जाएगा, उसके बाद अब जो केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा ना, तोलते हो चिमटी से उठा उठा के तोला है कभी जाके, उस तरह का इतना छोटा हो जाएगा, फिर वहां तोल तोल के इसको भैया आप बांटते रहना, ठीक है। और ये विश्वास मानिए यदि आपका ये 1 kg का था तो ये बहुत छोटा, जैसे आप 10-20 बार देंगे तो इतना कम हो जाएगा कि इसको आप फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे आगे, ठीक है ना। थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद, मान लो 30-40-50 बार करने के बाद ये बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, जो दिखती नहीं है केमिस्ट्री, वो वाली केमिस्ट्री। फिर ये एटम की बातें हो जाएंगी, भाई एक एटम बचेगा, फिर एटम को तोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भी बांट लोगे आप। और ये पता है प्रैक्टिकली यदि आप बात करें, इतना सब कुछ एक दिन के अंदर ही हो जाने वाला है। तो एक दिन के अंदर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के भी दोनों पूरा केक जाने से उसके पास नहीं रोक पाएंगी, उनकी सारी लिमिटेशन एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है नहीं। तो प्रैक्टिकली तो हमने देखा कि पूरा का पूरा उसको मिल चुका है, मतलब कि जो इसका सम है वो 1 के इक्वल आ चुका है। और कितनी देर में आ चुका है, हमें लग रहा है 50-100 टर्म्स तक ही सब काम खत्म हो चुका है। हमारी जितनी भी आज तक की नॉलेज है उसके हिसाब से उससे आगे इसको हम बांट नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली हम क्या कह रहे हैं, फिर एक बच्चे के मन में जा रहा है, बोला सर हम बांट ही तो नहीं पा रहे ना, बचा तो होगा थोड़ा सा बहुत, इसलिए कह रहे ये तो प्रैक्टिकली एक दिन में सोचा है। हमारा मैथ्स थ्योरेटिकली क्या कहता है कि भाई इसको कब तक बांटो, आप इनफाइनाइट टाइम्स तक बांटो। अब इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब क्या है जी, अभी आप बांट रहे हो, मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक आपको बांटते ही रहना है। आपने बांटते बांटते थक गए, आप मर गए, फिर यदि आपके कोई वंशज आगे आएंगे या आपका वो कार्यभार कोई और संभालेगा बांटने का, तो पूरी उम्र वो भी बांटेगा, फिर उससे आगे कोई पीढ़ी आएगी वो भी बांटेगी, मतलब जब तक भी दुनिया खत्म नहीं हो जाती तब तक ये बंटवारा चलता रहेगा, ठीक है ना। अब ये मानिए जब तक बंटवारा चलता रहेगा तो पूरा इसको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर बच्चा कह रहा है नहीं सर अब हम बांट नहीं पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन पूरा थोड़ा ना मिला इसको। अब इसमें देखो जो ये बात मन में फील करते हैं ना कहीं बचा रहेगा, वो बचा यहां नहीं रहेगा। यहां देखो हमने क्या कहा, कब तक आपको बांटना है, इनफाइनाइट टाइम तक आपको बांटना है। लेकिन क्या टाइम इनफाइनाइट तक पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। एक्चुअल में जो इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकली जो इनफाइनाइट होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, थ्योरेटिकली कभी नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि यदि आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक बांटोगे तो पक्का इसका सम कितना आएगा, 1 ही आएगा। बात क्लियर हुई। तो हम जस्ट आपको ये बताना चाह रहे हैं इस कहानी से कि हम जीपी के फॉर्मूले से जो सम निकालते हैं वो अप्रोक्स सम नहीं होते, एग्जैक्ट सम होते हैं। अप्रोक्स नहीं होते, एग्जैक्ट होते हैं, अप्रोक्स नहीं होते, एग्जैक्ट होते हैं। रट्टा मार लो, दोबारा कंफ्यूज मत होना, वो एग्जैक्ट सम होते हैं, अप्रोक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यदि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 को इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करोगे तो वैल्यू एग्जैक्टली 1 आएगा, अप्रोक्स 1 नहीं, एग्जैक्टली 1 आएगा। क्लियर होगी बात हुई। और ये प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिकली जो इन्फिनिटी होता है बहुत छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा आप सोचते हैं। यदि आपको देखना है आपका इन्फिनिटी कितना बड़ा है आपके हिसाब से, तो आप 1 किलो वाला एक केक लाइए और उसको किसी भी आदमी को ऐसे आप दिए, आधा आधा काट के दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका इन्फिनिटी 1 घंटे में आ जाता है या 2 घंटे में आ जाता है या 15 मिनट में आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और से सॉल्व करते हैं। तो भी एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे सीधे सिंपल हो गए, सीरीज का सम निकालना, निकाल ही दोगे यार। फिर भी एक सवाल कर लेते हैं। सवाल में कहा है इवैल्यूएट 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर, और ऐसे ही चल रहा है जी अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। बच्चों इस सीरीज को यदि आप ध्यान से देखें तो ये सीधे सीधे आपको जीपी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अपनी गंभीर नजरों से इसको आप देखोगे तो फिर आपको यहां एक एक नहीं 2-2 जीपी दिखाई देंगे। दिखाई दिए क्या रे, 2-2 जीपी दिखाई दिए क्या, एक 5 वाला और दूसरा 7 वाला। क्या बन रहा है 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, प्लस 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब।
ये दूसरा इनफाइनाइट जीपी बन गया है। आप देखो जी, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे आप a अपॉन 1 माइनस आर, a का वैल्यू 1 अपॉन 5 और r का वैल्यू भी 1 अपॉन 5। उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, a का वैल्यू 1 अपॉन 7, r का वैल्यू भी 1 अपॉन 7। यहाँ देखो जी, नीचे बन जाएगा 4 अपॉन 5, ऊपर है 1 अपॉन 5, सॉल्व किया तो आ गया 1 अपॉन 4। यहाँ पर नीचे बन जाएगा 6 अपॉन 7 है, ऊपर है 1 अपॉन 7, तो ये बन गया 1/6। एलसीएम ले लोगे 12 आ जाएगा, ये बनेगा 3 + 2, तो सम इसका बच्चों आ गया शायद 5 अपॉन 12 बच्चों। आइए और देखते हैं क्वेश्चंस। बच्चों बचपन में आपने, बचपन क्या मतलब 9th या 10th क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिनमें आपको कहा जाता था 0.3 बार का वैल्यू निकालो P/Q के फॉर्म में। भाई पढ़े थे ना नंबर, रेशनल इरेशनल करके। तो रेशनल नंबर्स होते थे वो नॉन रिपीटिंग, एक तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होते, दूसरे होते थे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट होते रहे और खत्म कभी भी ना हो, वो भी रेशनल होते थे। तो 0.3 बार इसका मतलब होता है 0.33333, तो इसको आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करते थे। याद है मेथड कैसे किया करते थे, वो भी याद दिलाते हैं, और फिर आपको GPCM कैसे निकालते हैं वो भी याद दिलाते हैं भी। ठीक है जी। तो बचपन में जो तरीका था उससे तो हम कैसे किया करते थे, इसको हम x लेट कर लेते थे और इसको ऐसे लिख देते 0.333, इसमें इनफाइनाइट टाइम्स आता था। फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ये 3.333 ऐसे बन जाता था। फिर हम माइनस कर देते थे, ऐसा मानिए सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देते थे, तो ये बन जाता था 9x और ये बन जाता था बच्चों 3, और यहां से x का वैल्यू आ जाता था 1/3। ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर किए होंगे सॉल्व, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप समझ गए होंगे। तो x का वैल्यू 1/3 बच्चों। अब इसको हम कैसे बता रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इनफाइनाइट जीपी का यूज करके भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, 0.3 बार मतलब 0.3333, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। और कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलने वाला है बच्चों। आप बच्चों ये देखो, यदि इससे आप ये या तो ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही ऐसे ही समझ सकते हो आप, ये एक जीपी बना हुआ है, ये एक जीपी बना हुआ है, इसमें देखो a का वैल्यू 0.3 है और r का वैल्यू 1/10 है, इससे इसको डिवाइड करोगे 1/10 आएगा। तो इसका a हो गया 0.3 और r हो गया 0.1 या 1/10। तो इसमें सम का फॉर्मूला यूज कर दो, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू हो गया 0.3 और r का वैल्यू हो गया 1/10, तो a अपॉन 1 माइनस आर। भाई 0.3 का मतलब क्या हो गया 3/10 और नीचे क्या आ गया 9/10। ध्यान से देखो 1/3 दिख रहा है ना, तो वैल्यू कितना आ गया 1/3। तो ऐसे जीपी का यूज करके, हम जीपी का यूज करके भी 0.3 बार को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बात हुई भी। चलिए और बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं बच्चों। इसके क्वेश्चन बड़े सीधे सिंपल होते हैं, इनमें कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अक्सर जेई वगैरह में ना इनफाइनाइट जीपी का यूज करके ही सवाल पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ x इज इक्वल टू 1 + a + a square up to infinite terms where mod a is less than 1, y is equal to 1 + b + b square up to infinite terms where mod b is less than 1, then prove that 1 + ab + a square b square up to infinite terms is equal to xy upon x + y - 1। ये बच्चों आपको ऐसा प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो सबसे पहले x के पास से लीजिए, x एक जीपी बना है, इनफाइनाइट जीपी बना है, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ गया a अपॉन 1 माइनस आर। a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू a है, तो x का वैल्यू आ गया 1 अपॉन
1 माइनस ए। यहां से आप चाहें तो ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई यहां से आप देखो 1 माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ऐसे इसको उधर ले गए उसको उधर ले आए, तो यहां से ए का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब कि x माइनस 1 अपॉन एक्स। ए का वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया है। सिमिलरली अब देखो y के वैल्यू में देखो ना, a और b का ही तो फर्क है, तो सिमिलरली लिख दें, सिमिलरली b इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन वाई। उसमें x और a थे, इसमें y और b हैं, तो जैसे a का वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया, ऐसे b का वैल्यू y माइनस 1 अपॉन वाई आ जाएगा बच्चों। आप चलते हैं जो प्रूव करने वाली बात है उसकी तरफ। 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बना हुआ है, इसका सम होएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। वो ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू ए बी है। अब इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, इसमें हम ए और बी के वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए का वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन एक्स और b का वैल्यू है y माइनस 1 अपॉन वाई बच्चों। अब नीचे आप एलसीएम ले लिए, नीचे एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आएगा और उसको ऊपर ले जाइए, तो एक्स वाई अपॉन यहां बनेगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। अब देखो जी, यहां देखो एक्स वाई से एक्स वाई तो हो गया कैंसिल, तो ऊपर तो एक्स इंटू वाई है ही, नीचे एक्स वाई कैंसिल हो गया और अंदर वाले को साइन चेंज हो जाएंगी, तो एक्स प्लस वाई माइनस 1। ऐसा बच्चों आ गया। देखिए यही लाना था क्या, तो यही लाना था और यही बच्चों आ गया है। तो बिल्कुल आसान था भाई, सिंपली आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूले थे उनको यूज करना था बस। आइए एक और इसी तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इतना ही आसान, बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कहा गया है इफ x इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन r प्लस a अपॉन r स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स एंड y इज इक्वल टू b माइनस b अपॉन r प्लस b अपॉन r स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और भाई गिवन है मॉड r इज ग्रेटर देन 1 एंड z इज इक्वल टू c प्लस c अपॉन r स्क्वायर प्लस c अपॉन r की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। देन यहां भी प्रूव करेंगे, देन प्रूव दैट एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू ए बी अपॉन सी। तो भाई देखिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे, कुछ कोई खास बड़ी बात नहीं है। एक्स का वैल्यू क्या है, वही जीपी है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, ए अपॉन 1 माइनस आर। आर देखो जी कॉमन रेशो कितना है इसका, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं रे, सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन आर बचा, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। आप एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लो, नहीं लेना चाहो तो आपकी मर्जी है जी, लेना चाह रहे हो तो ले लो। तो ये बन गया ए आर अपॉन आर माइनस 1, ये आ गया एक्स का वैल्यू। अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो y में देखो फर्स्ट टर्म तो b है, 1 माइनस, कॉमन रेशो बताओ जी कितना है, कॉमन रेशो है माइनस 1 अपॉन आर, यहां देखो माइनस साइन आ गया ना, तो कॉमन रेशो माइनस 1 अपॉन आर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया बी आर अपॉन आर प्लस 1। ये बच्चों बन गया y का वैल्यू। अब बात आई है z की, z में आप देखो तो वही c अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशो देखो, कॉमन रेशो है 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका भी एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, तो c आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स वाई जेड हमने तीनों के वैल्यू फाइंड कर लिए हैं बच्चों। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करना, यहां एक्स वाई अपॉन जेड का वैल्यू निकालो। नाउ एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स का वैल्यू ए आर अपॉन आर माइनस 1,
y का वैल्यू बी आर अपॉन आर प्लस 1, z का वैल्यू सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जी, एक आर बन गया आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर कैंसल, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 हो गया आर स्क्वायर माइनस 1, नीचे भी आर स्क्वायर माइनस 1 वो भी कैंसल, बचा कौन, ऊपर बचा ए बी और नीचे बचा सी। तो देखो एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन सी बच्चों आ गया है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है if the second term of a GP is 2 and the sum of its infinite terms is 8, then find its first term। देखो क्या क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है और सम गिवन है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म बताना है। तो देखो जी फर्स्ट टर्म को तो आप ए ही लेट करने वाले हैं, तो सेकंड टर्म मतलब a2 का वैल्यू 2 है और जीपी में सेकंड टर्म क्या होता है ए आर, तो भैया आपको ए आर का वैल्यू 2 गिवन है। इसके अलावा क्या गिवन है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 8 आपको गिवन है। इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर होता है, इसका वैल्यू आपको 8 गिवन है। ये दो बातें बच्चों गिवन है और आपको इनसे सिर्फ a का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे a का वैल्यू फाइंड करेंगे जी, कई सारे तरीके हैं। या तो दोनों इक्वेशन को पहले आप डिवाइड कर दो तो उससे a एलिमिनेट हो जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा, फिर r का वैल्यू कहीं पुट कर देना तो वहां से a का वैल्यू आ जाएगा। या तो आप r को ही एलिमिनेट कर लो, सीधे ही a का वैल्यू निकाल लो। कैसे जी, देखो यहां से r का वैल्यू 2 अपॉन ए आ गया है। अब ये वाली इक्वेशन में r की जगह 2 अपॉन ए पुट कर दीजिए, तो क्या बन गया, a अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 8। एलसीएम ले लो भैया जी, तो ये क्या बन जाने वाला है, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस 16। सबको आप एक तरफ ले आइएगा, एक तरफ बच्चों इसको ले आते हैं, देखिए कितना सुंदर बनने वाला है, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखो रे, ये ध्यान से देखो, ये किसी का स्क्वायर बन गया। पता है किसका स्क्वायर है, अरे ये a माइनस 4 का होल स्क्वायर है भैया। तो a माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया है, a का वैल्यू आ गया है 4। तो बच्चों a का वैल्यू 4 आ गया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, दो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उनसे इक्वेशन बनाए और सीधे सीधे वैल्यू हमने फाइंड कर दिया बच्चों। आइए एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इन एन इनफाइनाइट जीपी द sum of first two terms is 15 and each term is 3 times the sum of all the terms which follow it
find the sum of the series, find the sum of the series। देखो ये क्या क्या गिवन है, खास बातें देखते चलिएगा भाई। सबसे पहले तो कहा फर्स्ट टू टर्म्स का सम 15 है, तो फर्स्ट टर्म को ए और भैया सेकंड टर्म को ए आर मानते ही हैं, उनका सम 15 है। एक इक्वेशन तो ये तैयार है भी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात कही है उसको ध्यान से समझिएगा। ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट, मतलब जो भी टर्म है उससे आगे जितनी भी टर्म्स आने वाली हैं उन सबके सम का 3 टाइम्स है। तो जैसे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, इससे आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी टर्म आएंगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, उन सब के सम का 3 टाइम्स है। ऐसे जो सेकंड टर्म होगा ए आर, उससे आगे वालों के सम का 3 टाइम्स होगा। तो यहां से इस छोटी सी इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं? अरे यहां से तो हम आर का वैल्यू निकाल डालेंगे। देखो राइट हैंड साइड से ए कॉमन दिख रहा है, इधर भी है, कैंसिल कर लो, तो इधर बन गया 1, उधर आ गया 3, और इसका सम का फॉर्मूला लगा दोगे तो r अपॉन 1 माइनस आर। अब इसको सॉल्व कर लो जी, तो ये 1 माइनस आर इक्वल्स टू 3r, 1 इक्वल्स टू 4r। तो यहां से देखो r का वैल्यू आ गया, और r का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। बच्चों r का वैल्यू 1/4 आ गया है। अब ये r का वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो उसमें भैया जी a तो कॉमन ले लो, तो 1 प्लस r मतलब 1/4 इक्वल्स टू में 15 है। यहां से देखो हमें लग रहा है a का वैल्यू आ चुका है। ये देखो पता है कितना बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा, 5/4। तो 5/4 को उधर ले जाना, 15 तो है ही, तो 5/4 को ले जाना, 5 डिवाइड में जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये देखो 12 लग रहा है हमें, तो 12 आ गया। तो a का वैल्यू आ गया है बच्चों 12, a का वैल्यू 12 आ गया। फाइंड क्या करने को कहा है, फाइंड करने को कहा है सम ऑफ सीरीज। भाई सम ऑफ सीरीज क्या है, सीरीज तो ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है। यहां वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू 12, r का वैल्यू 1/4, तो 12 अपॉन 1 माइनस 1/4। सॉल्व कर लोगे रे, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 16। तो जो हमारा इनफाइनाइट जीपी है उसका टोटल सम होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये बड़ा ये आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में पूछा गया था अभी 2019 में। देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा था द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी with positive terms is 3। इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो 3 है, और कहा पॉजिटिव टर्म्स हैं, उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। इसका मतलब उसका कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा, और उसका फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव ही होगा। एंड द sum of the cubes of its terms is 27/19. Then the common ratio of this GPH। ऑप्शन भी थे जी वैसे तो, 4/9, एक था भैया 2/3, एक था 2/9, और एक था 1/3। देखो जी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, कुछ सोच समझ के करना है, बस फॉर्मूले लिख डालिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा। चालू हो जाते हैं जी। सम ऑफ जीपी पहले तो क्या है, इनफाइनाइट जीपी, तो a अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू 3 होगा, इक्वेशन नंबर 1।
a अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू 3 होगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसको ध्यान से समझिएगा भाई। ये जीपी क्या होगा, एक बार लिख के दिखाते हैं। ये जीपी क्या था, ए आर स्क्वायर, ये तो जीपी था ना। फिर वो कहता है इनके क्यूब का सम करना है, तो इनके क्यूब करने हैं और फिर उसका सम करना है। तो जब बच्चों इसका क्यूब कर दोगे ना, क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, ऐसा बच्चों बन जाएगा। तो क्यूब करने के बाद भी ये जो है ये एक जीपी ही है। तो बच्चों ये जीपी ही है, तो इसका सम कैसे निकाल लोगे आप, सम ऑफ जीपी के फॉर्मूले से ही निकाल लोगे। अब इसमें ए कितना हो गया, अब इसमें ए हो गया ए क्यूब, और आर कितना हो गया, आर हो गया आर क्यूब, और सम कितना दिया है 27 अपॉन 19। ये बन गया जी सेकेंड इक्वेशन। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको नहीं आर का वैल्यू निकालना है। बड़ा ही आसान है, घबराने की जरूरत है नहीं। पहले वाली इक्वेशन से ए का वैल्यू निकाल के दूसरे वाली में रख दो। तो ए का वैल्यू कितना है, पहले वाली से 3 इंटू 1 माइनस आर और उसका होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब जो लिखा है उसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27 अपॉन 90। बच्चों यहाँ 3 का जब क्यूब करोगे 27 होगा, तो ये 27 इस 27 से कैंसिल हो जाएगा। और क्या होगा, ऊपर जो 1 माइनस आर का होल क्यूब लिखा हुआ है उसका एक 1 माइनस आर इस 1 माइनस आर से कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो बच्चों 1 माइनस आर का ऊपर होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर और इक्वल टू में 1 अपॉन 19, ऐसा बन चुका है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, 19 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहां से आर के दो वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उनमें देख लेंगे कौन सा बेहतर है। तो जी स्क्वायर ओपन कर दो, 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर प्लस 19 इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर। आप बच्चों सबको एक साइड ले लो, तो ये बन गया 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सबसे पहले तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, देखिएगा 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आके 0 में भेजो और उसके बाद देखो क्या बचा, उसके बाद बचा है 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तो इसके फैक्टर कर लोगे रे, अरे बहुत ही आसान है रे। 6 इंटू 6 36, प्रोडक्ट लाना है, सम लाना है 13, तो 9 और 4 करके फैक्टर कर लेना। तो फैक्टर इसके बच्चों आप कर देंगे तो इसके फैक्टर कुछ ऐसे आ जाएंगे, 3r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ना बच्चों r के दो वैल्यू आएंगे, एक r का वैल्यू आएगा 2/3 और एक आएगा 3/2। एक 2/3 आएगा और एक 3/2 आएगा। अब बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भाई इसमें कहा था कि इनफाइनाइट जीपी है और हमने क्या कहा, इनफाइनाइट जीपी में जो कॉमन रेशो होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। भाई इसमें कहा ना इनफाइनाइट जीपी का सम 3 आ रहा है, तो इसका मतलब उसका कॉमन रेशो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। तो इसमें देखो ये वाला जो वैल्यू है 3/2, ये तो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा थोड़ा ना ले लेंगे, तो क्या लेंगे 1 से छोटे वाला लेंगे। तो r का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2/3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बच्चों। तो बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, कोई बहुत स्पेशल बात नहीं थी। इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ बहुत सोच समझ के नहीं करना होता, बस वही फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं की ढंग से कैलकुलेशन करनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चर्चा करते हैं। अब बच्चों आपके लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रहे हैं जी, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है consider two different infinite GP. Consider two different infinite GPs with their sums
with their sums S1 and S2 h S1 is equal to A plus AR plus AR square up to infinite terms, and S2 B plus B capital R plus B capital R square up to infinite terms। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो आपकी जीपी हैं, जो दो जीपी की चर्चा कर रहे हैं वो यही है। एक जीपी होगी ए आर स्क्वायर, दूसरी होगी बी आर स्क्वायर। क्या कहा गया है? इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 1, S1 S2 दोनों का वैल्यू 1 है, A इंटू छोटा r इक्वल टू B इंटू बड़ा R है, और AR स्क्वायर का वैल्यू 1/8 है। देन अब बताइएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप आप समझ सकते हो चाहो तो। दो इनफाइनाइट जीपी हैं, फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशो R, दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म B कॉमन रेशो कैपिटल R, दोनों का सम ही 1 है, A इंटू छोटा r इक्वल टू B इंटू बड़ा R है, और AR स्क्वायर का वैल्यू 1/8 है। इतनी इंफॉर्मेशन से आप पूरे जीपी निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया है? सबसे पहली बात में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ देयर कॉमन रेशोज एच, इनके जो कॉमन रेशो है, मतलब छोटा r प्लस बड़ा R का वैल्यू आपको बताना है। सेकंड में पूछा गया है जी द सम ऑफ देयर फर्स्ट टर्म्स मतलब A और B, तो A प्लस B का वैल्यू इसमें आपको बताना है। तीसरी बात में पूछा गया है आपसे कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट जीपी एच, मतलब कि स्मॉल r कितना है। और फिर आपसे पूछा गया कॉमन रेशियो ऑफ द सेकेंड जीपी एच, मतलब कि कैपिटल R कितना है। तो यहां पहले पार्ट में पूछा स्मॉल r प्लस कैपिटल R कितना है, सेकंड में A प्लस B कितना है, थर्ड में स्मॉल r का वैल्यू, और फोर्थ में कैपिटल R का वैल्यू आपसे पूछा गया है। आप निकालना चाहें तो मतलब A और B का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो पूछा इसीलिए नहीं क्योंकि वो यदि एक कैपिटल R स्मॉल r निकल जाएंगे तो वो भी अपने आप ही बड़े आराम से निकल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, अब मेहनत से इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट में ही करके इसको छोड़ देना है, यदि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर से एक अटेम्प्ट और लेना है बच्चों। ठीक है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये सिंपल सम वाले क्वेश्चन तो हमने सीख लिए हैं, आप कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ चीजें गिवन होती हैं, फिर ये देखना होता है एपी में है, जीपी में है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनकी चर्चा भी कर रहे हैं भी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरीके का। क्वेश्चन में कहा है इफ एक कंडीशन गिवन है L प्लस mx अपॉन L प्लस mx अपॉन L माइनस mx इज इक्वल टू m प्लस nx अपॉन m माइनस nx इज इक्वल टू n प्लस px अपॉन n माइनस px, where x is not equal to 0, then L, M, N and P are in आगे ऑप्शन होते हैं, एपी में है, जीपी में है, एचपी में, ऐसे करके लिखा होता है जी। तो आइए भाई रिलेशन को देखिए ध्यान से आप, L प्लस एम एक्स अपॉन L माइनस एम एक्स इज इक्वल टू m प्लस nx अपॉन m माइनस nx
n प्लस पी एक्स अपॉन n माइनस पी एक्स, ऐसा बच्चों लिखा हुआ है। याद करो रे बच्चों, हमने सिखाया था कुछ, जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हो तो क्या किया करते हैं। किस तरीके का एक्सप्रेशन है ये, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब ऊपर नीचे सेम सेम से ही टर्म है, प्लस माइनस का थोड़ा फर्क है, तो क्या यूज किया करते थे इसमें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो आप यूज कर दीजिए। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दीजिए बच्चों। लिख के दिखाएं क्या आपको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये वाला जो मेथड है भैया ये आप यहां यूज कर दीजिए। चलो तो यूज कर दीजिए। एक बार इन दोनों को आप प्लस कर दो भैया जी, प्लस किया तो ऊपर देखो कितना आ गया 2l, फिर माइनस कर दो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो जी, पता है कितना बचेगा 2mx, ऐसा इसमें कर लो, तो यहां आ गया 2m और अपॉन में आ गया 2nx, इधर आ जाएगा देखो 2n अपॉन 2px। अब इसको देखिएगा ध्यान से, ये 2x 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 2 2 ये सब तो कट जाएंगे, तो बचता क्या है l अपॉन m इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू n अपॉन p। ऐसा बच्चों देखो बन गया है। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं m अपॉन l, उल्टा कर दिया, दूसरे वाले को उल्टा कर दो, n अपॉन m और p अपॉन n, ये सब इक्वल आगे हैं। m अपॉन l, n अपॉन m, p अपॉन n इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि l m n p आर इन जीपी। भाई रेशो सेम आ रहा है ना रे, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से, थर्ड वाले का सेकंड वाले से, फोर्थ वाले का थर्ड वाले से, रेशो सेम आ रहा है, रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये जीपी में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा है इफ ए बी सी डी, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, if ABCD are in GP, prove that A square plus B square, B square plus C square and C square plus D square are also in GP। ABCD GP में गिवन है, ये प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जीपी में होंगे। भाई ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग जगह, जिनमें कुछ कुछ गिवन होगा जीपी वगैरह में, कुछ आपको प्रूव करना होगा, तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल एक ही मेथड है, सब सवालों में यही मेथड काम करेगा। क्या है जी, एबीसीडी जीपी में है तो बी का वैल्यू होगा ए आर, सी का वैल्यू होगा ए आर स्क्वायर और बच्चों रे डी का वैल्यू होगा ए आर क्यूब। बेसिक सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। अब ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को जीपी में प्रूव करना है। इसका मतलब कि रेशो सेम करना है, या ऐसे कहिए बीच वाले का जो स्क्वायर है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल पुट करना है। हम रेशो से ही कर देते हैं, तो हम क्या निकालते हैं पहले, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो भी बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे देखो रे बच्चों, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन तो बहुत कुछ आ रहा है भैया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच गया कितना 1 प्लस आर स्क्वायर। नीचे से क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को उड़ा लो, 1 प्लस आर स्क्वायर को भी उड़ा लो, तो वैल्यू कितना आ गया आर स्क्वायर। तो बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर आ गया है। अब क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे सी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 4, डी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 6, नीचे ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू, और सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर आर की पावर 4। अब बच्चों न्यूमरेटर में ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन आके 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आके 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, और इसको भी सॉल्व करके आर स्क्वायर ही आ जाएगा। दोनों का वैल्यू आर स्क्वायर आ गया है, तो मतलब कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर एन जीपी। रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी में होंगे बच्चों। तो इस तरीके कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं कहीं जगह, तो उनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है, बस ऐसे जीपी में जो गिवन है उसको ऐसी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे लेट कर लेना, और बस बाकी कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा बच्चों। तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कर ही डालेंगे बच्चों। एक छोटी सी बात जानते हैं भाई, इफ एक्स वाई जेड आर 3 positive XYZ are 3 positive numbers forming a GP। 3 पॉजिटिव नंबर हैं बच्चों X, Y और Z, और वो एक GP बना रहे हैं। then log X base A, log Y base A and log Z with base A form an AP, given A is not equal to 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, छोटे शब्दों में समझो। यदि एक्स वाई जेड जीपी में है तो log x log y log z AP में होंगे। उल्टा भी समझ सकते हो, log x log y log z AP में है तो एक्स वाई जेड जीपी में होंगे। बिल्कुल बेसिक सी बात है। प्रूफ जानना चाहते हो, प्रूफ देखो यार, प्रूफ को आप देखिए। एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। एक्स वाई जेड जीपी में है, तो क्या रिलेशन होगा, अरे रिलेशन होगा y अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई। y अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, सो लॉग y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग z अपॉन वाई। लॉग का कोई प्रॉपर्टी होता होगा वो यूज कर दीजिए भाई, डिवाइड में होते हैं तो माइनस में आ जाते हैं, यही लॉग का प्रॉपर्टी है। तो क्या बन गया, लॉग y माइनस लॉग x इज इक्वल टू लॉग z माइनस लॉग y। अब देखिएगा log x और log y का डिफरेंस और log y और log z का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब log x log y log z आर इन AP। तो क्या सीख लिया हमने भाई, यदि x y z GP में है तो log x log y log z AP में होंगे। इसी का आप कन्वर्स भी बना सकते हैं। इसी बात को और किस तरीके से हम कह सकते हैं, इसी बात को, मतलब दो बात नहीं है एक ही बात है, इसी बात को कैसे कह सकते हैं, इफ x y z are in AP, if x y z are in AP, then a to the power x, a to the power y, a to the power z आर एन जीपी। तो दी एक्स वाई जेड एपी में है तो ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, ए की पावर जेड जीपी में होंगे बच्चों। तो दोनों बातें आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं दोनों। आइए थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। एक छोटी बात हमने आपको बताई थी बच्चों कि यदि कुछ टर्म्स एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं,
तो वो इक्वल होंगे। वैसे तो आपने याद कर लिया है, फिर भी हम एक बार फिर से लिख देते हैं। इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड जीपी, ए बी सी एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं, तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। तो ए बी सी तीनों इक्वल होंगे बच्चों। प्रूफ जानना चाहते हो, इसका भी प्रूफ जान लो। वैसे तो बहुत आसान है भाई, ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा बच्चों। आप इसका ना स्क्वायर कर दीजिए, सो इट्स 4b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। यहां आप बी स्क्वायर का वैल्यू ac पुट कर दीजिए, तो 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। सबको एक साइड कर लीजिएगा, तो ये बन रहा है कुछ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और ये पता है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस सी होल स्क्वायर। सो a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों a इज इक्वल टू आ गया है c, a इज इक्वल टू c आ गया। अब ये जो सबसे पहले वाली इक्वेशन है, यदि हम इसके पास अब जाते हैं और यहां a की जगह c पुट कर देते हैं, तो ये c प्लस सी मतलब कि 2c बन जाएगा। तो यहां से b इज इक्वल टू c आ गया। पहले a इक्वल टू सी आ गया, फिर b इक्वल टू सी आ गया। इसका मतलब ए बी सी तीनों ही इक्वल हैं। तो याद रखना बात, यदि तीन नंबर्स एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं तो वो तीनों इक्वल ही होंगे। कोई अनइक्वल नंबर्स हैं तो वो एपी और जीपी दोनों में एक साथ नहीं हो सकते बच्चों। आइए एक छोटी सी बात और बता देते हैं। यदि आपको कभी जीपी में कुछ टर्म्स गिवन हो, वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हम इसका, फिर भी बताना तो हमारा फर्ज है जी। यदि जीपी में आपको 3 टर्म्स निकालने हों तो उनको लेट करना पड़ता है, तो क्या लेट करते हैं उसकी हम बात आपको बता रहे हैं। यदि आपको लेने हैं बच्चों 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म्स इन जीपी, मान लिए फायदेमंद तब होते हैं बच्चों जब आपको प्रोडक्ट गिवन होता है। प्रोडक्ट गिवन होता है तो फायदेमंद होते हैं। जैसे जब एपी में था ना, एपी में यदि सम गिवन होता था तो वैसे a माइनस डी ए प्लस डी मानते थे। ऐसे जीपी में यदि आपको प्रोडक्ट गिवन हो तो क्या मानते हैं 3 टर्म्स को आप, a अपॉन r a r। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, बस इसी बात को ध्यान में रख के ऐसा मानते हैं बच्चों। यदि आपको 3 के बजाय कभी 4 टर्म्स लेनी हो जीपी में तो कैसे लेते हैं, तो वो हम लिया करते थे बच्चों a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, a r और a r क्यूब। 4 आपको लेनी है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिल जाते हैं जी। 3 नंबर है जो जीपी में है, 3 नंबर जीपी में है, उनका प्रोडक्ट ये है, सम ये है, तो आप नंबर्स फाइंड करिए। तो ऐसे आप लेट करके उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। वैसे भी इसके बजाय आप सिंपल ए आर स्क्वायर मान के भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो वो भी सब बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुई कहानी आपको। तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक चीजें सीख ली हैं, या कहिए काफी सारी चीजें सीख ली हैं। सम निकालना सीख लिया, टर्म्स निकालने सीख लिए। सम में 2 हमने सीखे, n टर्म्स का सम निकालना और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना बच्चों हमने सीख लिया है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जीपी का ही एक टॉपिक जिसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन सीखा था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन सीखेंगे। ठीक है भाई। अब जब उसके बाद फिर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। वो स्कूल के सिलेबस में नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन जेई वगैरह में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ बहुत है भी नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद फिर इन सब के मीन आ जाएंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन।
उनके आपसी रिलेशन होंगे। रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जेईई एडवांस की हम बात करते हैं तो अक्सर उसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का जो रिलेशन होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर टाइम में। बाकी जो आपका बेचारा मेंस है, मेंस तो बड़ा सीधा साधा है, वो परेशान नहीं करता है आपको। उसके क्वेश्चन आप देख चुके हैं कैसे आते हैं, वैसे ही आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।